नमस्कार आदाब। मैं मयंक शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं द आसिफ अकेडमी के खास कार्यक्रम जो शख्स मौजूद हैं जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम अबुल फैज है और ये नटखट अजीमाबादी के नाम से मशहूर हैं। मैं बताता चलूं कि ये एक उर्दू शायर हैं और ये 1971 से, जी हाँ, आज से नहीं बल्कि 1971 से ये अपना बहुमूल्य योगदान उर्दू शायरी के क्षेत्र में प्रदान करते रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि ये आगे भी उसी ओर अपना योगदान देते रहेंगे। मैं ये बताता चलूं कि इनकी अभी तक 4 पुस्तकें आ चुकी हैं और 5वीं अभी कतार में है। तो समय ना गवाते हुए आप सभी को उन शख्स से मिलवाना चाहूँगा जो नटखट अजीमाबादी के नाम से मशहूर हैं और जो उर्दू शायरी के क्षेत्र में बहुत अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फैज साहब, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया और अपने बारे में बताने का मौका दिया ताकि लोगों को इससे बहुत इंस्पिरेशन मिले। तो फैज साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली, कुछ इसी प्रकार। मैं पटना का रहने वाला हूँ, जिसे अदबी दुनिया में अजीमाबाद भी कहा जाता है। इसीलिए मेरा निक नेम या तखल्लुस नटखट अजीमाबादी है। उसी मुनासबत से मेरी तालीम जो है वहाँ मोहम्मदन एंग्लो अरबिक स्कूल पटना सिटी में है, उस वहाँ से शुरू हुई। वहीं से मैंने मैट्रिक पास किया वो 1965 में। और हमारे यहाँ चूँकि अदबी महफिलें बहुत ज़्यादा जमती थीं, शेर व शायरी का दौर चलता था, तो हर माह कुछ न कुछ मतलब नशस्तें होती थी। मतलब कभी सम्मेलन हुआ, मुशायरा हुआ, कुछ ऐसी तरह की भैया कुछ अदबी प्रोग्राम हुआ कुछ। तो ये हम लोग का कई अंजुमनें थे वहाँ, तो इसमें हम लोग ये शरीक होते थे। तो मुझे भी शौक़ हुआ कि हम भी शायरी शुरू करें, क्योंकि मेरे घर में मेरे मामू या मेरे चचा सब इससे शौक़ रखते थे। तो 1971 में एक हम लोगों का क्लब था, ये सोसाइटी स्पोर्टिंग क्लब। तो वहाँ पहली बार मैंने मुशायरे में पढ़ा, तो वो संजीदा मेरी एक गज़ल थी। तो लेकिन चूँकि संजीदा गज़ल थी इसलिए पसंद नहीं की गई। तो मेरे मामू जान ने मुझे मशवरा दिया कि आप मज़ाहिया शायरी शुरू करो। तो तब उसी वक्त से मैंने मज़ाहिया शायरी शुरू की। और मेरे उस्ताद वहाँ के बहुत मशहूर शायर रज़ा नकवी वाही थे। तब 1971 से मेरा वो शायरी का सफ़र शुरू हुआ और अभी तक हनोज जारी है। तो फैज साहब, जैसा कि आपने बताया कि आपका जन्म स्थल पटना है, आप पटना के रहने वाले हैं, तो मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि आखिरकार आप पटना के हैं और आप हजारीबाग में बसे हुए हैं। तो आखिरकार ये क्या सिलसिला रहा कि आप यहाँ पर आकर बस गए? किस सिलसिले में आप हजारीबाग आए थे और जो कि आपको यहीं पर रहने पर अपनी ओर खींच लाया? असल है कि 1980 ईस्वी में मेरी उद्योग विभाग में मेरी नौकरी हुई एज ए स्टेनोग्राफर। तो कई जगह मेरा ट्रांसफ़र हुआ। मतलब पहले सबसे पहले पटना से जहानाबाद, जहानाबाद से रांची, रांची के बाद तब हज़ारीबाग। तो हज़ारीबाग का चूँकि क्लाइमेट बहुत अच्छा है इसलिए मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। तब मैंने यही ज़मीन खरीद ली और यही मतलब बच गया। क्या बात है भाई साहब, मतलब आपको यहाँ का जो वेदर है वो आपको यहाँ पर खींच लाया। जी हाँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ये जो सफ़र रहा, आपके सफ़र की शुरुआत आपने जैसा बताया 1971 में हुई, तो सबसे शुरुआत में आपने कब कठिनाइयाँ फेस की? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है जब आपकी नौकरी लगी होगी तो उस वक्त उसके बाद से आपको फेस करना पड़ा वो कुछ कठिनाइयों को। तो मैं उन कठिनाइयों के बारे में जानना चाहूँगा कि जो आपके बीच में आई। नहीं तो ऐसे तो मेरे सफ़र में ये शेरी सफ़र में या यही कहिए जो ये कविता के सफ़र में कोई कठिनाई तो नहीं पेश आई, क्योंकि हर जगह बहुत से मानने वाले, मेरे चाहने वाले बहुत मिले। सिर्फ एक जब मेरा ट्रांसफ़र गोड्डा हुआ, 20 में गोड्डा भी हम ट्रांसफ़र हो गए, तो वहाँ चूँकि थोड़ा कम है, वो थोड़ा संथाल परगना आदिवासी संथाली एरिया है, इसलिए वहाँ जो है
वो थोड़ा सा कठिनाई, वहाँ इस तरह के लोग नहीं मिले, इसलिए वहाँ जो है मैंने बहुत कम ही कुछ साहित्य पर जोर दिया, मतलब बहुत कम ही गज़लें कहीं या नज़में कहीं जो भी कहा, या मज़ामीन लिखे या लेख लिखे, लेकिन उसके बाद कहीं हमको कठिनाई इसमें नहीं हुई। तो फैज साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपकी 4 पुस्तकें अब तक छप चुकी है और 5वीं अभी कतार में लगी हुई है, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो आपकी सबसे पहली पुस्तक थी उसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहूँ कि वह किस पर है, किस पर आधारित है, आपने उसे किस प्रकार लिखा और वो कब छपी? सबसे पहली पुस्तक मेरी 2009 में छपी। वो मतलब हास्य, मतलब उसमें कवि नहीं, हास्य कविता नहीं बोलेंगे, मतलब गज़ल कहेंगे, मतलब हास्य पर आधारित जितनी गज़लें हैं, मज़ाहिया गज़लें हैं उसमें, और उसका नाम मज़ाहिया नज़में हैं उसमें, और उसका नाम है किश्ते ज़ाफ़रान। किश्ते ज़ाफ़रान के मतलब होता है ज़ाफ़रान की खेती। तो मतलब कहा जाता है कि आज बहुत से लोग जैसे इस बात का इशारा किया, भाई आज तुम बहुत हंस रहे हो, क्या बात है, ज़ाफ़रान का खेत देख लिए हो क्या? तो इसी मुनासबत से उसका नाम मैंने रखा था किश्ते ज़ाफ़रान। उसमें मेरी कविताएं हैं, हास्य कविताएं, हास्य अभियान की रचनाएं हैं पहली। मतलब मजाहिया का मतलब हास्य? हाँ, हास्य। और दूसरी पुस्तक मेरी फिर आई लाम काफ, उसमें सिर्फ पोएम है, मतलब उसमें मेरी, हाँ पोएम, उसमें दोनों गज़लें हैं उसमें, और पोएट्री नहीं है उसमें, सिर्फ गज़लें हैं। और उसके तीसरी आई फिर ये पोस्टमार्टम के बाद, जो अभी ये मेरे हाथ में है, पोस्टमार्टम के बाद ये एक किताब आई। ये भी मतलब इसमें सब कुछ मिला हुआ है, मेरी पूरी शायरी इसमें मतलब है। तो फैज साहब, मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि आप उर्दू अदब के शायर हैं, तो क्या आप हिंदी में भी लिखते हैं या सिर्फ आप उर्दू में ही लिखना पसंद करते हैं? नहीं, ऐसे तो हम उर्दू में लिख, कभी कभी किसी का मतलब ये जोर रहता है कि नहीं कुछ हिंदी में भी लिखिए, तो मैं लिख के दे देता हूँ किसी को, या पर्चे में कहीं या मैगजीन में या किसी जगह पे वो छप जाता है। ऐसे तो मेरी क्योंकि मादरी ज़बान जो है, मदर लैंग्वेज उर्दू है, इसलिए मैं उर्दू ही में लिखता हूँ। मतलब आप उर्दू पर ही अपने जोर देते हैं। हाँ। जैसा कि फैज साहब आपने बताया कि आप चूँकि पटना के रहने वाले हैं, आपका जब जॉब लगा तो आप विभिन्न विभिन्न जगहों पर गए, हमारे झारखंड की राजधानी रांची में भी आप जॉब कर चुके हैं, परंतु अभी आपने जैसा बताया कि हजारीबाग का क्लाइमेट आपको खींच लाया यहाँ पर और आप यहीं के हो गए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पिछले, मतलब आपने ऐसा बताया कि 2013 से आप यहाँ पर हैं ना? हाँ, 2013 से आप यहाँ पर हैं, पिछले 7 वर्षों से आप यहीं पर हैं, विगत 7 वर्षों से आप हजारीबाग में हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हजारीबाग में जो साहित्य का माहौल है, तो आपके विचार से कैसा है? यहाँ का तो क्लाइमेट तो बहुत अच्छा है ही, उसके अलावा यहाँ का साहित्यिक माहौल, जो अदबी माहौल जिसको कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। और उसके ख़ास पहले रूह रवा, यानी समझिए कि उसको हेड कहिए, यहाँ के बहुत मशहूर शायर ज़हीर गाज़ीपुरी थे। और ये नहीं है कि सिर्फ वही थे, बहुत से ऐसे लोग यहाँ थे, जैसे ज़हीर गाज़ीपुरी, कमर अमरोही, शम्स बिथवी, ये क्या, अली मुनीर, ये तस्लीम खान तेग, आरिफ शजर, जो अभी फ़िलहाल जो है यहाँ से छोड़कर अपने वतन को चले गए हैं, हैदराबाद में वो शिफ्ट कर गए हैं, चूँकि वो उनको भी मुआशी नौकरी खींच कर ले गई है उनको वहाँ, तो वहाँ चले गए हैं। इसी तरह से यहाँ का अदबी माहौल में किसी तरह की कोई ये नहीं है, और हमको अदबी माहौल यहाँ का बहुत पसंद है। हमको भी सबने बहुत प्यार दिया, उसमें असर में हमको बहुत पसंद किया, क्योंकि मेरा चूँकि क्षेत्र दूसरा था, मेरा जो हास्य कवि का क्षेत्र था, और कोई इस तरह का यहाँ कोई नहीं था। मतलब एक शायर थे पहले, माचिस लो सिंगनवी, तो इसलिए हमको पसंद किया गया, और हम जो है सबके मतलब हो गए अपने। ऐसा मैं जानना चाहूँ कि सफ़र में आपका जो सफ़र ये जारी रहा, इस सफ़र में आपने कहाँ कहाँ की सैर की है, मतलब ये सफ़र आपको कहाँ कहाँ तक ले गया है, किन किन सम्मेलनों में आपने भाग लिया, वो कहाँ कहाँ तक? ऐसे तो नौकरी के सिलसिले में मैं करीब करीब 5 शहरों में मेरा ट्रांसफ़र है, जैसे पटना सबसे पहले, उसके जहानाबाद, उसके बाद रांची, उसके फिर हज़ारीबाग, उसके बाद गोड्डा और धनबाद। ये तो नौकरी की बात हुई। लेकिन चूँकि वहाँ भी सब जगह, गोड्डा छोड़ करके हर जगह अदबी अंजुमनें हैं, हर जगह अच्छे अच्छे
शोरा हजरात मिले, मतलब शायर और कवि मिले, तो सब मेरी हाँ मेरी बहुत आवभगत रही। उसके बाद चूँकि अपने क्षेत्र में मैं 2 मैगज़ीन भी निकालता हूँ, एक शोखियाँ और एक माह मुनीर, 2 मैगज़ीन मेरी निकलती है। एक हास्य पर आधारित है, एक मतलब सीरियस मतलब है, संजीदा मतलब संजीदा है। तो मेरे बहुत जगह से बुलाहट आती थी, मतलब घुमा हूँ मैं। तो ख़ास तौर से मैं श्रीनगर, एक वहाँ के होटल शहंशाह पैलेस होटल के मालिक हैं, वो अपनी किताब का विमोचन कर रहे थे, वो अफसाना निगार है, तो उन्होंने मुशायरा वहाँ किया था, वो वहाँ बुलाया था, पूरा कश्मीर हम लोगों को बुलाया। तो हम लोग का ग्रुप उसको बहुत अच्छा था, जो भी लोग गए यहाँ से, हम और ये अली मुनीर साहब साथ गए थे। तो हम लोग का सफ़र ट्रेन में भी बहुत अच्छा कटा, बहुत हम लोग पुरलुत्फ आया। और साथ साथ हम लोग के 2 आदमी और थे, ये हज़ारीबाग से तो 2 थे, एक धनबाद के थे शान भारती, एक पूर्णिया के थे कसीम अख्तर। तो हम लोग 4 जो है पटना से ट्रेन का सफ़र शुरू किया और वहाँ से अपना गए। और आते वक्त ऐसा हो गया कि 15 अगस्त हम लोग को रास्ते में पड़ गया था। तो हम लोग को ये हुआ कि भाई 15 अगस्त जब पड़ गया तो ये तो आज़ादी का दिन है। तो हम लोगों ने वही ट्रेन पर 15 अगस्त मनाया। और जो है वो अली मुनीर साहब गले में एक पट्टा बांधते थे, जिस पर मतलब हिंदुस्तान का तीनों रंग उसमें शामिल था। तो उसी को हम लोग ने झंडा बनाया और उसके फिर वही अपना गीत जो है, ये हिंदुस्तानी गीत जो है अपना कौमी गीत, उसको भी गाया गया ट्रेन ही पर। तो सब लोग जो है, हाँ सब लोग बहुत खुश हुए। और भी लोग हम लोग के मिल करके, जो भी ट्रेन में हम लोग के साथ सफ़र कर रहे थे, मुसाफिर थे, तो ये ट्रेन हम लोग को बहुत। फिर एक बार हम वो अली मुनीर साहब के साथ ही जो है मद्रास भी गए मुशायरे में, चेन्नई। और 2 बार जो है जम्मू, सिर्फ जम्मू वहाँ उर्दू एकेडमी है, वहाँ से मतलब बुलाहट आई, तो वहाँ हम लोग गए। तो वहाँ भी बहुत अच्छा मतलब मेरा स्वागत किया गया। और इसके अलावा बिहार में तो और भी, जैसे पटना तो बराबर ही जाना रहता है। फिर आप ये क्या कहते हैं, इस्लामपुर गए, हिल्सा गए, इस तरह से मतलब कई और जगह मतलब मुशायरों में गया। धनबाद, ये कलकत्ता भी एक बार गए। फैज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो ये दिनचर्या है वो कैसी रहती थी या कैसी रहती है, क्योंकि नौकरी और मुशायरा दोनों चीज़ों को आप कैसे मेंटेन करते थे या अभी भी करते हैं? तो पहले तो 1971 से जब शायरी की तो उस वक्त तो मैं स्टूडेंट ही था, पढ़ रहा था। तो बस शौक किया, वो होता था काम और होता चला गया। तो आहिस्ते आहिस्ते, लेकिन जब और इसमें है कि सिर्फ शायरी से तो पेट भरता नहीं है आदमी का, उसके लिए तो नौकरी ज़रूरी है, कि कोई नौकरी हो या कोई ऐसा काम आदमी करे, तभी वो हर तरह से संतुष्ट होके, किसी भी क्षेत्र का काम हो, तो जब तक ये क्या कहते हैं उसको कि जब तक पेट नहीं भरा रहेगा आदमी भजन कैसे गाएगा। वही वो नहीं गा सकता है। तो वही बात है कि फिर नौकरी हुई तो और मतलब अच्छा रहा, मतलब इसमें मतलब ज़्यादा ये रहा। ये है कि ऑफिस की तरफ से भी हमको कभी इस तरह का ये नहीं रहा, कोई प्रोग्राम अगर हमको देना हुआ तो रात ही में उमूमन ज़्यादा प्रोग्राम होता था, तो इसलिए रात ही में, तो ऑफिस के बाद ही अपना ये सब चलता था। और ये चलता गया। और उसके बाद जो है फिर एक मैंने भी एक अपनी बज़्म बनाई, यानी अंजुमन बनाई, उसको बज़्म ज़राफ़त, यानी कि एकेडमी। हाँ बज़्म ज़राफ़त साहित्य, एक मतलब क्या कहते हैं एसोसिएशन जिसको कहिए, उसको बज़्म ज़राफ़त कहते हैं। तो जिसमें हास्य के लोग, हास्य कविता कहने वाले यही सब जुड़े उससे, और आज तक वो है, वो बज़्म ज़राफ़त कायम भी है। तो ये है कि ये मैं और लोगों के, सिर्फ और लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सिर्फ शायरी से ही कुछ नहीं होता है। इसलिए आज के नौजवान या बच्चे भी सिर्फ शायरी ही पर नहीं मुनहसर करें, यानी डिपेंड करें। इसलिए कि शायरी से कुछ नहीं होता है, कि खाली ये होता है कि थोड़ा सा दिल को या दिमाग को सुकून मिलता है एक शायरी से। लेकिन ये है कि अगर उसमें जब तक अपना कोई कारोबार नहीं करेगा, ये नौकरी नहीं करेगा, जब उसमें अगर ये हो जाएगा तो फिर अगर उसे वक्त निकलता है तो आप शेर शायरी कीजिए। फिर अब चूँकि मेरे पास वक्त ही वक्त है, क्योंकि अब मैं 2012 में मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो इसलिए मैं
अपना पूरा हो देता हूँ। और चूँकि मैं जो है स्टेनोग्राफर था, तो बाद में मेरे मतलब हमको जो है सीखना पड़ा, ये क्या कहते हैं, कंप्यूटर भी। तो अब तो कंप्यूटर का दौर ही चला हुआ है, तो पहले तो टाइपराइटर था, अब कंप्यूटर, तो हर काम कंप्यूटर से होता है। तो अब मैं वो काम करता हूँ, तो इत्तेफाक से मेरे जानने वाले लोग मुझे ये काम देते हैं टाइपिंग वगैरह का, उर्दू या हिंदी या जो कुछ भी इस तरह का टाइप करना हो, तो कभी कभी मैं शौकिया भी कर लेता हूँ, और इससे है कि कुछ प्राप्ति भी हो जाती है। और स्टेनोग्राफर के हैसियत से था, तो इसलिए अपना सीखता गया। तो मैं तो यह है कि हर क्षेत्र में आदमी जो है सीखता ही है शुरू से, एक स्टूडेंट रहता है, यानी आदमी अगर बड़ा भी हो जाए तभी उसको सीखता ही है, हर क्षेत्र में उसको सीखना ही है कुछ न कुछ। हम भी अभी खुद नहीं कह सकते कि हम भी कंप्लीट हैं हर मामले में, ये है कि हमको भी सीखना है और आगे। और मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो जिनसे हमने बहुत सीखा है, घर के लोगों से सीखा है, फिर दोस्तों से सीखा है, फिर ऑफिस में अपने कलीग से सीखा है। सीखने का सफर है वो जीवन भर जारी रहता है। जीवन भर जारी रहता है। फैज साहब, आपने जैसा बताया कि आपके घर का माहौल ही ऐसा था, आपके मामा और आपके चाचा जो थे वो दोनों ही इस क्षेत्र में थे, जिसकी वजह से आप यहाँ आए। तो पर मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपना उस्ताद किनको माना था, अपना गुरु किनको माना था, आपके गुरु कौन थे? शुरू से जब मैंने शायरी शुरू की तो घर ही से वो मिला, मतलब मेरे मामू मतीन इमादी साहब, वो पटना के बहुत मशहूर शायर हैं। अभी पिछले ही साल वो उनका इंतकाल हुआ, यानी एक्सपायर किए हैं। और मेरे चचा अभी कौसर हाशमी साहब, वो भी बहुत अच्छे शायर थे, वो भी पटना में रहते थे, तो वो भी बहुत अच्छी शायरी करते थे। तो शुरू में तो उन्हीं से, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम जब मज़ाहिया यानी हास्य पर ये कह गए तो वहाँ मतलब समझिए कि पूरे बर सग़ीर के यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान या जहाँ जहाँ भी उर्दू ज़बान बोली जाती है, उसके सबसे अच्छे मज़ाहिया शायर जो थे, हास्य कवि जो थे, वो रज़ा नकवी वाही थे उस वक्त, और वो उस्ताद शायर थे। तो उन्हीं के शरण में मैं गया और उनसे, उन्हीं को मैंने उस्ताद अपना माना, और उन्हीं से मैंने अपना शुरू किया है। होते होते यहाँ तक मैं जब ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह भी जाता था तो अपने कविताएं उनको लिख कर भेज देता था डाक से, और वो उसमें शुद्धि करके, इस्लाह करके जो कहिए उसको मुझे भेज दिया करते थे। लेकिन होते होते ऐसा हुआ कि बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुमको इसकी ज़रूरत नहीं है, किसी इस्लाह की ज़रूरत नहीं है, तो तुम, हाँ, किसी सुधार की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही अच्छे शायर हो, अच्छा कहते हो, तो तुम खुद ही गौर करोगे तो समझ में आ जाए कि हमको क्या गलतियां हैं इसमें या क्या नहीं है। तो ऐसे ऐसे हो के कॉन्फिडेंस मुझे पैदा होता गया, और फिर मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। तो फैज साहब, जैसा कि आपने बताया कि आप डाक किया करते थे अपने उस्ताद को, और ये वाकई बहुत सब्र की बात होती है कि अपने उस्ताद को आपने डाक किया, उसके बाद वो आपके पास शुद्धि होने के बाद पहुँचेगा, शुद्ध होने के बाद पहुँचेगा, उसके बाद आपके अंदर कुछ सवालात और होंगे। तो मुझे लगता है कि ये सफ़र जो होता होगा वो हफ्ते, 2 हफ्ते या महीने तक लग जाता होगा। मैं, ऐसी बात नहीं थी, पहले डाक का निज़ाम बहुत अच्छा था। मतलब ये कि अब कोई चीज़ लिख के भेजा तो 1 हफ्ते के अंदर हमको जवाब आ जाता था। तो फैज साहब, आप अपने तजुर्बे से, चूँकि आप 1971 से शायरी कर रहे हैं क्षेत्र में, तो आप अपने तजुर्बे से, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप आज के समय के बच्चों के लिए जो इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, जो साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपको तुरंत मिल जाती है। आपने ऐसा कहा कि 1 हफ्ते का सफ़र भी लगता था, आज तो मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे का भी सफ़र लगता है किसी चीज़ को जानने में। तो आज के समय के बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है, आपने क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में वाकई है? तो मैंने तो पहले ही कहा कि आज के बच्चों को ये है कि शायरी करनी चाहिए। शायरी तो मन की संतुष्टि के लिए भी ज़रूरी है अगर वो चाहते हैं, लेकिन हर कोई शायर नहीं बन सकता है जब तक उसके अंदर से उसकी आत्मा नहीं, उस तरह की बात नहीं हुई, जब तक उसको, क्या कहते हैं हम लोग यहाँ कहते हैं उसको कि गॉड गिफ्टेड नहीं, जब तक कोई होगा, जब तक शायर नहीं होता, यानी खास के किसी चीज़ पर कोई चीज़ ला देना। जैसे अब कोई किसी भी क्षेत्र में, जैसे इंजीनियर कोई लड़का बनना चाहता है, उसको कहा जाए कि वकील बन जाओ,
तो वो फेल हो जाएगा उसमें। तो उसी तरह से शायरी की भी बात है, अगर शायरी जो है खामखा किसी को, जब तक अंदर से उसको नहीं पैदा होगा अपना वो काम, तो जब तक वो शायर नहीं बन सकता है। हाँ, तो वो ज़रूरी है उसके लिए, मतलब जब तक बनेगा तब वो उसके अपना कह सकता है, शायरी कह सकता है। और इस तरह से है कि ये जो चला, तो मेरे भी अब ये है कि मैं तो पहले ही कह चुका, मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे भी बहुत से शिष्य हो गए हैं जो मुझे अपना नेट के इंटरनेट पर या व्हाट्सएप पर भेज देते हैं अपना कलाम। मैं फिर उनको उसमें इतला करके तुरंत ही व्हाट्सएप से उनको भेज देता हूँ। बाहर के लोग भी हैं और ये इस शहर के भी कई हैं जो हमसे इस्लाह लेते हैं अपनी शायरी पर। तो ये है कि नए जवानों को सीखना चाहिए, और हर कदम पर जो है हर आदमी सीखता है, ये नहीं है कि नहीं सीखता है। मैं भी अभी नहीं कह सकता हूँ, मैंने कहा पहले भी कि मैं भी नहीं कह सकता हूँ मैं भी परफेक्ट हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद फैज साहब, और आपको आपकी 4 पुस्तकों के लिए बहुत बहुत बधाई। और पांचवी जो कतार में लगी है, पांचवी नहीं, अभी मेरी 3 पुस्तकें और कतार में लगी हुई हैं। सबसे पहले तो है कि हम लोग के यहाँ रिवाज है कि जब किसी की शादी होती है तो सेहरा पढ़ा जाता है, यानी उस सेहरा यानी उसको धन्यवाद देने के लिए, यानी दुल्हा दुल्हन को उसको उनके इसमें कुछ पढ़ा जाता है। तो मैंने शुरू से जो चूँकि हास्य कवि था तो उसी पर मैं लिखता था। सेहरा जो है हास्य यानी मज़ाहिया सेहरा, मैं तो लोग मुझे बहुत पसंद करते थे मज़ाहिया, इसलिए खासकर दोस्तों की महफिल हो चाहे अपने रिश्तेदारों में, तो हमको खास की दावत दी जाती थी कि आपको सेहरा कहना है। तो इसी सिलसिले में एक वाक़या मैं बताता चलूँ कि एक बार मेरे एक मामू की शादी थी, तो इत्तेफाक से शेरघाटी की तरफ बारात गई थी। तो वहाँ कुछ ऐसी बात हुई कि कुछ आपस में तकरार हो गई और मारपीट हो गई। तो जब मारपीट हो गई तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं उस शादी में नहीं गया था, और अच्छा ही हुआ कि नहीं गया था, न हो सकता कि हमको भी मार खानी पड़ती वहाँ। तो जब उन मामू की मतलब भतीजे की जब शादी हुई तो लोगों ने कहा कि भाई उसकी शादी है, तुमको सेहरा कहना है, लेकिन उस वाक़े का भी तज़किरा करना है। तो मैंने कहा कि सेहरा कहना है और उस वाक़े का तज़किरा करना है, तो उसको कैसे मतलब उसको शायरी में इसको ही किया जाए। तो उसी पर मैंने एक पंक्ति लिखी थी, और कि वो जो मामू की शादी हुई थी उनका शकील नाम है, तो इस लड़के का नाम था जिसकी शादी उनके भतीजे की गुफरान। तो उसी में चल रहा था कि गुफरान का सेहरा, इंसान का सेहरा और शैतान का सेहरा। तो उसी में मैंने एक पंक्ति कही थी कि है सबको याद शादी का शकील अब भी वो दिन जबके, है सबको याद शादी का शकील अब भी वो दिन जबके, मिला सैयद के घर से था तुझे पैठान का सेहरा। तो ये बहुत पसंद किया गया था लोगों ने, और खास करके जो लोग मार खाए थे उन्होंने कहा कि और पढ़िए दोबारा दोबारा। तो इस तरह से ये मार भी खाए और उनके बाद उसके अलावा मेरी एक और मतलब यहाँ मैंने हज़ारीबाग में रहा, और हज़ारीबाग से जिन जिन से मेरा ताल्लुक़ रहा उस पर भी मेरी किताब आने वाली है, जिसका शीर्षक है हज़ारीबाग के अदबी पटाखे। और उसके अलावा एक शायरी की और भी पुस्तक आने वाली है जिसका नाम है निश्तर ज़नी। तो सेहरा और वो हज़ारीबाग के लोगों की मतलब शॉर्ट मतलब स्टोरी है, और फिर ये तो 3 किताबें पुस्तक मेरी और आने वाली है लाइन में। बहुत बधाई आपको फैज साहब कि आपकी पुस्तकें आ रही हैं, और 3 आई, जो 4 आई और 3 और आने वाली हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज की तो फैज साहब बातचीत तो बहुत सारी हुई और काफ़ी मज़ा आया आपसे बातचीत करके, परंतु अब मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपनी कुछ बेहतरीन पंक्तियाँ सुनाएं। तो सबसे पहले जो मैंने कही थी तो उसका जो है ना उसका काफ़िया अंग्रेज़ी में है ज़्यादातर उसमें। तो उसमें उसकी एक पंक्ति सुन लीजिए कि हमने जब उनसे कहा सुन तू हमारी मेट है, झट से बोली झाड़ू मारे मुझको तुमसे हेट है। क्लासमेट वाला और तोंद की नाभि है उनकी कितनी ऊंची देखिए, ऐसा लगता है कि ये तो गोल घर का गेट है। अरे क्या बात है, क्या बात है, ये मोटे लोगों के लिए था मुझे लगता है। और इसी तरह से था कि एक दाढ़ी पर मैंने कहा था कि
कुदरत की रजा को रद्द करना इंसान के बस का काम नहीं, जो रोक दे बढ़ना दाढ़ी का ऐसा तो कोई है जाम नहीं। शुक्र है मेरी दाढ़ी बढ़ी भी नहीं है। और एक और मतलब नौजवानों के लिए कहा था कि बेटे ने करके इश्क बड़े नाज से कहा, बेटे ने करके इश्क बड़े नाज से कहा, जो काम हमने कर दिया अब्बा न कर सके। लेकिन पिता पर नहीं उठा। बेटे ने करके इश्क बड़े नाज से कहा, जो काम हमने कर दिया अब्बा न कर सके। लेकिन अब्बा जान का भी कुछ ख्याल था कि किस लिए नहीं ऐसा कर सके, क्योंकि वो दौर दूसरा था और अब दौर दूसरा है। तो अब्बा जान का ख्याल था ये कि जब भी दिल अपना हसीनों से लगाया हमने, जब भी दिल अपना हसीनों से लगाया हमने, उनकी चप्पल के सिवा कुछ भी न पाया हमने। दोनों एक से बढ़कर एक। तो फैज साहब, मैं अभी चाहूँगा, वाकई बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपकी पंक्तियों में वाकई वो जान है। तो मैं अंत में जाते जाते मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आजकल जो है लोग हास्य कवि या ये जो भी है, जो भी शायरी करते हैं, तो कुछ शायर तो अच्छे हैं कि उनमें कुछ बात होती है कि कुछ कहना चाहते हैं। तो यही शायरी में होना चाहिए कि कुछ बात हो, कुछ थीम हो, कुछ मकसद हो उसका। ये नहीं कि खाली साला साली बीवी यानी मज़ाहिया शायर आजकल ये उसके पीछे पड़े हुए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बल्कि आजकल का दौर ऐसा है कि इसमें बहुत सी चीज़ ऐसी मिलती है जिस पर आदमी व्यंग कर सकता है, या कुछ नया जो आ रहा है, जो आजकल के मौजूदा जो आजकल हालात हैं, उन पर शेर व शायरी की जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोग पसंद करेंगे और पसंद कर रहे हैं उसको लोग। बस मैं चाहता हूँ कि बस जो मौजूदा हालात हैं उसी पर लोग ज़्यादा अपना उसको टॉपिक बनावें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो लोगों के समझ में भी आएगी बात, और जो आजकल का माहौल है उससे भी लोग जानेंगे कि आजकल का क्या चल रहा है। और ये बाद में भी ऐसा होगा, जब पुराने लोग जब इसको पढ़ेंगे तो उनको भी ये होगा कि फलाने सन में इस तरह की का माहौल हो गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद फैज साहब कि आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया और हमें अपने बारे में बताया। मैं आशा करता हूँ कि अगली बार हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी, और अगली बार मुझे लगता है हंसी ठाके ज़्यादा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इसके नाची से गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए और अपना ये मुझसे बहुत चंद सवालात किए और अपना प्रोग्राम पेश किया। अब मैं समझता हूँ कि ये आसिफ एकेडमी वाले, आप आसिफ साहब या और भी आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे मतलब ये है कि नए नए लोगों को भी आप समाज में ला रहे हैं और एक संदेश भी दे रहे हैं कि ये देखिए, और ये है कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हैं और क्या शायरी करते हैं और किस तरह की शायरी करते हैं, या किस तरह के अदबी लोग हैं या क्या हैं। तो इन लोग को पेश करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये एक तरह का अच्छा काम है। और ये समझते हैं कि हम इसके अलावा तो आप एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं, एजुकेशन पर भी बहुत सा काम आप लोगों ने किया है, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है। तो ये है कि बहुत से विद्यार्थियों को या तालिब इल्मों को इसे बढ़ावा मिलेगा, और इसी के साथ मैं आप लोग का भी धन्यवाद पेश करता हूँ, आप लोग को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। No, there ain't no stopping us.